हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लासेस में क्या क्या कर लिया था? न्यूट्रिशन का टॉपिक कर लिया था। उसके बाद में हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कंप्लीट कर लिए थे। न्यूट्रिशन के बाद में हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कंप्लीट कर लिए थे, जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट कंप्लीट कर लिया था और वाटर कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। उसके बाद में हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंप्लीट कर रहे थे। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम विटामिन्स को कंप्लीट कर रहे थे, जिनमें हमने फैट सोल्यूबल विटामिन्स कंप्लीट कर लिए थे, ए, डी, ई और के। ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स हम कंप्लीट कर चुके थे। और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, उसमें हमारा विटामिन बी चल रहा था। ठीक है, कुछ याद आया आपको कि अपन वाटर सोल्यूबल विटामिन में बी कर रहे थे? और बी में भी हमने कौन कौन से कर लिए थे? B1 कर लिया था, B2 कर लिया था, B3 कर लिया था और B5 कर लिया था। ठीक है। और B6 कर लिया था और B7 कर लिया था। मैं अगर सरफेस लेवल पे उसको अगर वापस से रिवाइज करूं तो B1 को क्या बोला था हमने? थाइमिन, जो जिसकी जैसे उसके 4 टाइप्स हमने बताए थे, जैसे ड्राई बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी, दैन फिर अपना इन्फेंटाइल बेरी बेरी, और जो अपना वर्निकोक्स कॉर्सोकॉफ जो था, जो अल्कोहल की वजह से होता है, वो चौथा टाइप था वर्निकोक्स कॉर्सोकॉफ सिंड्रोम। ड्राई बेरी में तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करता है। जो वेट बेरी है वहाँ हार्ट के चारों तरफ स्वेलिंग कर देता है और हार्ट अटैक लाने का काम करता है। इन्फेंटाइल बेरी में ये बेबीज़ में होता है, जो 1 साल तक के बेबी होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें होता है। और उसमें करता क्या है ये कि अपना जो सूजन, हाथ पैरों में सूजन ला देगा, बच्चे की भूख बंद कर देगा। दैन फिर अपना अदर चीज़ें भी जैसे हैं कि भाई स्वेलिंग, हार्ट की चारों तरफ स्वेलिंग आ जाएगी, ये सब चीज़ें आएंगी। जो वर्निकॉक्स था उसमें अल्कोहल में होएगा, तो उसमें पेशेंट बैलेंस नहीं बना पाएगा और अपना ये मेमोरी जो भी याद करेगा उसको कुछ याद नहीं रहेगा, वो भूल जाएगा। तो ये सब सिम्टम वर्निकॉक्स बेरी के थे। बाद में हमने पढ़ा था विटामिन B2, जिसको हमने राइबोफ्लेविन बोला था। और इसकी कमी के दो मेन सिम्टम थे, जो विटामिन B2 की कमी के सिम्टम थे। 2 मेन सिम्टम, एक किलोसिस था और एक ग्लोसाइटिस था। किलोसिस में क्या होता है कि जो अपना होठ है वो होठों के किनारे फट जाते हैं, और जो ग्लोसाइटिस होता है उसमें जीभ में स्वेलिंग आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। और जो जीभ का नेचुरल कलर होता है, जीभ का हमेशा नेचुरल कलर पिंक कलर का होता है, तो जीभ का नेचुरल कलर पिंक से हटके बैंगनी कलर का हो जाता है। समझ गए? वॉयलेट कलर का हो जाता है। तो इसके मोस्ट कॉमन इसके क्वेश्चन आते हैं जनरली। विटामिन B1 से तो क्वेश्चन टाइप्स में आता है, और B2 से कमी के प्रभाव आते हैं कि B2 की चिलोसिस किसकी कमी से होता है और ग्लोसाइटिस किसकी कमी से होता है। तो ये को मोस्ट कॉमनली ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी विटामिन की कमी की वजह से होता है। फिर है B3 में भी ये मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन आता ही है कि जैसे नियासिन हो गया, B3 को बोलते क्या हैं? तो नियासिन बोलेंगे। और इसकी कमी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है? तो पेलेग्रा डिजीज़, विटामिन B3 की कमी की वजह से पेलेग्रा डिजीज़ होती है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी जनरली काफ़ी बार पूछा जाता है कि विटामिन B3 की कमी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है। ठीक है। फिर है कि अपना जो B5 को अपन बोलते क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। और उसकी कमी की वजह से कौन सा सिम्टम आता है? अपना बर्निंग फुट सिंड्रोम। ठीक है। फिर अपना टाइप्स आया था B6 का। B6 को हमने क्या, B6 का जो दूसरा नाम था वो क्या था? पायरिडोक्सिन। और जो इसका कमी की वजह से इसके क्या हो रहा था? माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है। हमने एनीमिया 3 टाइप के पढ़े थे। विटामिन B1 में एनीमिया हमने 3 टाइप के पढ़े थे। उसमें माइक्रोसाइटिक एनीमिया विटामिन B6 की कमी की वजह से हो रहा था। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B9 की कमी की वजह से हो रहा था। और जो पर्नीशियस एनीमिया था वो विटामिन B12 की कमी की वजह से हो रहा था। ठीक है। तो वहाँ हमारा कंप्लीट हो गया था। फिर हमने लास्ट में पढ़ा था B7, बायोटीन जिसको हम बोलते हैं। जो विटामिन B7 है उसको हम बायोटीन या H विटामिन बोलते हैं। ठीक है। तो जनरली ये बालों की हेल्थ में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। बालों की लेंथ को बढ़ाता है, बाल झड़ने से बचाता है। तो जब इसकी कमी हो जाएगी तो
बाल झड़ना शुरू हो जाएगा, बाल ज़्यादा झड़ेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में हमने विटामिन B7 तक कंप्लीट किया था और उसका मैंने सरफेस लेवल पे आपको एक बार कंप्लीट बता दिया है, ठीक है। तो वहाँ तक हमने पढ़ा था। अब अगर अपने इनके सोर्स की बात करें कि इनके सोर्स क्या क्या हैं, तो ये चीज़ याद रखना कि ऑलमोस्ट जितने भी विटामिन बी के सोर्स हैं उनमें मैक्सिमम आपको मिलेगा यकृत हो गया, सूखा खमीर हो गया, मांस हो गया, मछली हो गई, अंडे हो गए और अपना मूंगफली हो गई, और ये जो है गेहूँ साबुत अनाज जो हो गया, चावल का छिलका हो गया, साबुत अनाज हो गया। मैक्सिमम आपको जो विटामिन बी के सोर्स हैं उनमें मैक्सिमम आपको यही चीज़ें मिलेंगी कि भाई मांस, सब्जी, फल, साबुत अनाज, चावल का छिलका, मछली, यकृत, सूखा खमीर, ड्राई फ्रूट्स और अपना मूंगफली, अंडा, ये मैक्सिमम मिलेगा। दो चीज़ें चेंजेस हैं, 2-3 विटामिन में चेंजेस हैं कि भाई उनके सोर्स में चेंजेस मिलेंगे। जैसे विटामिन B6 है तो विटामिन B6 में चेंज क्या है, वो तो है ही, जो पहले के सोर्स हैं वो तो है ही। उसके अलावा क्या है कि विटामिन B6 को आंतों की बैक्टीरिया भी संश्लेषण करते हैं। विटामिन B6 का संश्लेषण आंतों की बैक्टीरिया भी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं हो गई। प्लस जो विटामिन B7 का संश्लेषण है वो भी आंतों की बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो ये दोनों चीज़ नहीं है, समझ गए। फिर है कि अपना B7 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब आज हम पढ़ेंगे B9 को पढ़ेंगे, B12 को पढ़ेंगे और उसके बाद में हमारा विटामिन B कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर अपन विटामिन C को करेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो जैसे अपन शुरुआत करें B9 से, तो B9 को सबसे पहले तो बोला क्या जाता है, तो फोलिक एसिड बोला जाता है। दूसरा, इसकी कमी से सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन आता है, इसकी कमी से क्या सिम्टम आएगा, तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया आएगा। फिर कि भाई जो प्रेगनेंसी, इसका मेन काम क्या है, तो काम, सबसे पहला काम तो जो आप सभी लोग जैसे जानते हो कि प्रेगनेंसी में विटामिन B9 दिया जाता है, प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड दिया जाता है। तो सबसे पहला काम तो इसका क्या होता है कि अपना जो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, मतलब जैसे अपना जो स्पाइनल कोड बनता है प्रेगनेंसी में, जब 1-1.5 महीने का बेबी होता है तो उस टाइम उसकी स्पाइनल कोड बन रही होती है। तो उस टाइम फोलिक एसिड जो है वो स्पाइनल कोड बनने में हेल्प करता है। और इसीलिए वुमन को कि जैसे जो प्लान करके चलते हैं ना, जो पहले से प्रेगनेंसी प्लान करके चलते हैं, उनको तो प्लान करने से, जब प्लान करते हैं तभी से फोलिक एसिड दे दिया जाता है। 5 mg फोलिक एसिड चलाते हैं वो उसी टाइम से दे देते हैं। लेकिन जो प्लान करके नहीं चलते हैं, जो प्रॉपर प्लानिंग करके नहीं चलते हैं, तो उनको क्या है, जैसे ही 1 महीने की प्रेगनेंसी जैसे ही डायग्नोस होती है, जैसे ही कंफर्मेशन होता है प्रेगनेंसी का, उनकी फोलिक एसिड स्टार्ट कर दी जाती है, ताकि जैसे जब बेबी का 1.5 महीने में बेबी का स्पाइनल कोड बनता है, तो उस टाइम जब बेबी का स्पाइनल कोड बन रहा होता है उस टाइम प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो पहला काम तो कौन सा हो गया कि जब प्रेगनेंसी में बेबी का स्पाइनल कोड बन रहा होता है उस टाइम उसमें उसके स्पाइनल कोड फॉर्मेशन में हेल्प करना। दूसरा जो फोलिक एसिड का काम है या विटामिन B9 का काम है, वो है अपना आरबीसी के फॉर्मेशन में। आरबीसी के फॉर्मेशन में ये कैसे हेल्प करेगा, आरबीसी के फॉर्मेशन में ये विटामिन B12 के साथ में मिलके और जो बोन मेरो है वहाँ पे आरबीसी के फॉर्मेशन में और मैच्योरेशन में हेल्प करेगा। समझ गए कि जैसे जो B12 जो है अपना, उसके साथ में कंबाइंड होके जो विटामिन B9 है वो B12 के साथ में कंबाइंड होके और उसके बाद में बोन मेरो में जाके और बोन मेरो में आरबीसी के फॉर्मेशन में और मैच्योरेशन में उसके हेल्प करेगा, ठीक है। फिर है कि जैसे पिरिमिडीन और जो प्यूरिन और पिरिमिडीन जो श्रृंखला है उसके जो फॉर्मेशन में एक एंजाइम के रूप में हेल्प करेगा। फिर है तीसरा काम इसका क्या होगा, चौथा काम कि भाई जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जैसे हिस्टिडीन हो गया, टायरोसिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उनके मेटाबॉलिज्म में भी फोलिक एसिड हेल्प करेगा, ठीक है। फिर है कि अदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें भी ऑलमोस्ट हेल्प करता है। तो कमी तो अपन पहले से डिस्कस कर ही चुके हैं कि इसकी कमी से क्या होगा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होगा। अब है कि इसकी अधिकता से क्या होगा,
इसकी अगर अधिकता हो जाएगी, इसकी जो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, तब क्या होगा? तो इसकी अधिकता से क्या होगा, फोलिक एसिड कभी भी यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। तो जब इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जब इसकी क्वांटिटी ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, या शरीर में फोलिक एसिड जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, तब क्या होएगा कि ये किडनी में जाके और स्टोन फॉर्मेशन कर देगा, क्योंकि यूरिन के थ्रू तो ये बाहर निकलना नहीं है, तो अटकेगा कहाँ? लास्ट में जाके किडनी में जाके अटकेगा। तो किडनी में जाके और ये स्टोन का फॉर्मेशन कर देगा वहाँ पे किडनी में, ठीक है, कि भाई पूरी किडनी में स्टोन फॉर्मेशन करके और उसको रोक देगा, यूरिन को रोक देगा। समझ गई बात को? फिर है अपना विटामिन B12। विटामिन B12 को अपन अदर नाम से क्या बोलते हैं? साइनोकोबालेमिन। और एक क्वेश्चन जो जनरली काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोबाल्ट धातु कौन से विटामिन में पाई जाती है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु मिलती है? तो इसका नाम ही जैसे साइनोकोबालेमिन है, तो कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाई जाती है। जनरली इसका मेन काम क्या है? तो इसका काम में आएगा कि ब्लड का फॉर्मेशन करना आएगा, अपना जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्वस टिश्यूज हैं, जो नर्वस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना आएगा, और अपना ब्लड का फॉर्मेशन करेगा, बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ तो करेगा ही करेगा, एक एंजाइम की तरह भी कार्य करेगा, प्लस जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन हैं उनके मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करेगा। फिर भूख को बढ़ाएगा, और जैसे ही भूख बढ़ेगी तो जो लीवर में फैट जमा हो रखा है, जिसकी वजह से फैटी लीवर कन्वर्ट हो रखा है, तो वो फैटी लीवर से होने से जैसे ही विटामिन B12 हम लेंगे वो फैटी लीवर को बचा देगा। समझ गए? फिर है कि इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो इसका फॉर्मेशन हमारी छोटी आंत में इंट्रिंसिक फैक्टर की सपोर्ट से होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर की सहायता से विटामिन B12 का फॉर्मेशन होता है, और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। अब है कि इसका जो कमी है, इससे इसकी कमी हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा? तो जो इसका काम है, जैसे भाई इसकी कमी हो जाएगी तो जो ये पहले से जो काम कर रहा था वो काम नहीं होंगे, जनरल सी बात है एक। तो सबसे पहले तो अपन ने इनिशियली क्या किया था कि विटामिन B12 को हम ब्लड का फॉर्मेशन करने वाला बता रहे थे, क्योंकि B9 भी तो B12 के साथ ही मिलके बोन मैरो में ब्लड बना रहा था ना। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा विटामिन B9 जो फोलिक एसिड है उसका, और जो B12 साइनोकोबालेमिन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, तभी जाके ब्लड का फॉर्मेशन होगा। ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में इंक्लूड होके और उसके बाद में आरबीसीज का फॉर्मेशन करेंगे। समझ गए? तो जैसे ही अपना ये होगा, विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, तो सबसे पहले तो एनीमिया हो जाएगा। फिर ये क्या कर रहा था? नर्वस सिस्टम और नर्व टिश्यूज को स्ट्रॉन्ग बना रहा था। तो ये जैसे ही अपना ये हो जाएगा, विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, तो नसों में कमजोरी आ जाएगी। नसों में कमजोरी आके, जैसे आपने जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं ना, काफ़ी सारे लोग जिनके घर में नॉनवेज नहीं बनता है, तो आप ये नोटिस करना उनके 35-40 की एज में ये कंप्लेंट मोस्ट कॉमनली उनमें मिलेगी कि उनके पैरों में दर्द रहेगा, कि उनकी मोस्टली कंप्लेंट ये रहेगी कि पैरों में दर्द रहता है, पूरी रात पैरों में दर्द रहता है, और पैरों की जो नसें हैं वो सुन्नी सुन्नी सी रहती हैं, एकदम से ऐंठन आ जाती है, रात को जैसे नसों में ऐंठन आ जाती है, और पैरों की जो नसें हैं वो सुन्न पड़ जाती हैं एकदम। तो ये जितने भी ये साइन हैं, ये अपने विटामिन B12 के साइन हैं। समझ गए? क्योंकि B5 क्या कर रहा था? बर्निंग फुट सिंड्रोम। तो अगर पैरों में जलन हो रही है, हालांकि पैरों में जलन विटामिन B12 की वजह से भी, B12 की कमी की वजह से भी पैरों में जलन होती है, बट प्राइमरी लेवल पे कौन जाएगा? विटामिन B5 जाएगा। अगर बर्निंग फुट सिंड्रोम आ रहा है तो प्राइमरी लेवल पे जो चीज़ आएगी वो विटामिन B5 आएगी। लेकिन अगर सुन्न पड़ रही है, नसें सुन्न पड़ रही है, पैरों में दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे अपन विटामिन B12 को चूज करेंगे। समझ गए बात को? तो कमी में एक तो एनीमिया आ गया, जो भी ये ब्लड फॉर्मेशन कर रहा था, तो जैसे ही कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा। फिर है कि नर्वस सिस्टम, कि भाई ये नर्वस सिस्टम और नर्व टिश्यू को स्ट्रॉन्ग बना रहा था, तो जैसे ही विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, नर्वस सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा और नसें कमज़ोर हो जाएंगी।
समझ गए। फिर है कि मुंह में छाले पड़ जाएंगे, बहुत कॉमन कंप्लेंट है ये, ऑलमोस्ट पता नहीं बहुत सारे लोगों के ये कॉमनली कंप्लेंट ये मिल ही जाएगी आपको, जो मुंह में छाले वाली है। मैक्सिमम लोगों को मुंह में छाले की कंप्लेंट रहती है। हालांकि मुंह में छाले होने का रीज़न अलग भी, दूसरा भी अलग रीज़न हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि अकेला विटामिन B12 ही रीज़न हो, लेकिन जब मुंह में छाले हों तो चांसेस है विटामिन B12 की कमी होने के। ठीक है। फिर है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा तो कम हो ही जाएगी, ब्लड की मात्रा भी कम हो जाएगी, और जो अस्थि मज्जा जो बोन मेरो है उसके जो स्वरूप है, उसका जो बाह्य स्वरूप है, बेसिकली जो बोन मेरो है वो वीक पड़ जाएगी। अगर अपन वैसे बोले तो बोन मेरो वीक पड़ जाएगी। ठीक है। फिर है कि इसके सोर्स कौन कौन से हैं, तो इसके सोर्स में जनरली मांस, मछली, अंडा और अपना जो है यकृत, खमीर, और अधिकतर इसमें नॉनवेज सोर्स मिलेंगे। हालांकि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जितने भी, जैसे अपना दालें हो गई, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, दूध, दही और अपना ये पनीर, इनमें भी विटामिन B12 के सोर्स हैं काफ़ी सारे, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उनमें इतनी क्वांटिटी में नहीं पाया जाता है जितनी क्वांटिटी में एग वगैरह में या मीट में होता है, उतनी क्वांटिटी में B12 उसमें नहीं पाया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में उस क्वांटिटी में नहीं होता। और जाहिर सी बात है कि जैसे ये यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है, तो जैसे ही अपन लेंगे तो जितना अपन जो वेजिटेबल सोर्सेज के थ्रू जो जितना अपन विटामिन B12 ले रहे हैं, तो वो तो यूरिन के साथ बाहर निकल जाएगा वापस से। समझ गए। तो अब है विटामिन B का जो लास्ट जो टाइप है वो है B17, जिसको लेट्रेटिक टाइप भी बोलते हैं, लेट्रेटिक विटामिन भी बोलते हैं। तो विटामिन B12 का जो लास्ट टाइप है वो B17 है, जिसको लेट्राइटिक विटामिन भी बोलते हैं। और इसका काम क्या है, इसको एंटी कैंसर विटामिन बोलते हैं। ठीक है। हालांकि इसका कुछ बुक्स में इसको इन्वॉल्व किया गया है और कुछ बुक्स में इसको इन्वॉल्व नहीं भी किया गया है, लेकिन जो B17 है वो लेट्राइटिक विटामिन होता है और इसको एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। समझ गए। तो हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हम पहले कंप्लीट कर चुके थे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने फैट सोल्यूबल कंप्लीट कर लिए थे, और वाटर सोल्यूबल में आज हमारा विटामिन B कब टोटली कंप्लीट हो चुका है, जो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब हम शुरू करेंगे विटामिन C, और जैसे ही हम विटामिन C कंप्लीट कर लेंगे देन हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिनरल बचेंगे बाद में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो विटामिन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा और मिनरल बचेंगे। ठीक है। तो विटामिन C की अपन अगर बात करें तो इसको अपन जो अदर नेम, जो वैज्ञानिक नाम है या अदर नेम इसको बोलते हैं, वो बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी जो खोज हुई थी वो स्कर्वी डिजीज को लेके हुई थी। जैसे आप सभी लोग स्कर्वी डिजीज से वाकिफ़ होंगे, सभी लोग स्कर्वी डिजीज को जानते होंगे। तो जैसे मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, समझ गए। स्कर्वी डिजीज में क्या होता है, स्कर्वी डिजीज में क्या होता है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाएगा। पेशेंट के जो मसूड़े हैं वो सूज जाएंगे, कंप्लीट टोटली मसूड़े सूज जाएंगे और मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए। और स्कर्वी डिजीज होता किस वजह से है, विटामिन C की कमी की वजह से स्कर्वी डिजीज होता है। समझ गए। फिर है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है, मतलब हाईली स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट जो होता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट तो हम विटामिन E को भी मानते हैं, विटामिन E को भी तो एंटीऑक्सीडेंट तो मानते ही है ना। तो जो स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, जो विटामिन E से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, वो है विटामिन C। अगर हम इसके हाईएस्ट क्वांटिटी की बात करें कि सबसे ज़्यादा विटामिन C किस में पाया जाता है, तो वो आंवला होगा। आंवले में हाईएस्ट क्वांटिटी में विटामिन C होता है। देन फिर बाद में अगर अपन दूसरे सोर्सेस की बात करें तो उसमें फिर सेकंड नंबर पे नींबू आ जाएगा, फिर संतरा आ जाएगा, फिर अमरूद आ जाएगा, हरी पत्तेदार सब्जियां आ जाएंगी, जो साबुत अनाज हैं वो आ जाएंगे, और जो अपन स्प्राउट्स बनाते हैं जैसे मूंग की दाल के स्प्राउट्स हो गए, गेहूँ के स्प्राउट्स हो गए, जो भी हम स्प्राउट्स बनाते हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। समझ गए। खट्टी चीज़ें, हरी मिर्च में भी जैसे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में विटामिन C होता है हरी मिर्च में, विटामिन E भी होता है और विटामिन C भी होता है हरी मिर्च में। समझ गए। तो सबसे हाईएस्ट सोर्स की अगर अपन बात करें कि हाईएस्ट सोर्स कौन सा है विटामिन C का, तो वो आएगा आंवला।
समझ गए। उसके बाद में जो दूसरे नंबर पे जो सोर्स आएगा वो हरी मिर्च आएगी, देन फिर नींबू आ जाएगा, अमरूद आ जाएगा, संतरा आ जाएगा। उसके बाद में साबुत अनाज आ जाएंगे, हरी पत्तेदार सब्जियां आ जाएंगी, चौलाई आ जाएगा, फिर अपना जो स्प्राउट्स हैं वो आ जाएंगे। स्प्राउट्स में एज कंपेयर टू विटामिन सी के विटामिन ई ज़्यादा मात्रा में होता है, समझ गए। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, हालांकि विटामिन सी पाया जाता है स्प्राउट्स में, लेकिन विटामिन सी से कई ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है। समझ गई मेरी बात को कम्प्लीटली? ठीक है। अब है विटामिन सी का कलर क्या होता है। तो जैसे आपने आंवले का जूस पिया हो या आंवले का जूस अगर देखा हो तो उसमें वाइट वाइट रवेदार होता है, जैसे दिखने में ऐसे लगता है जैसे क्रिस्टल फॉर्म में हो, समझ गए। तो विटामिन सी का भी वही फॉर्म होता है, जैसे नींबू का जूस निकालने पे उसका कलर कैसा होता है, वाइट वाइट कलर का क्रिस्टलिन फॉर्म में दिखाई देता है, समझ गए। तो वही कलर विटामिन सी का होता है। तो विटामिन सी का कलर क्या होगा कि वाइट कलर का क्रिस्टलिन फॉर्म में होगा। दूसरा, इसको अगर अपन गर्म करेंगे, विटामिन सी को जब अपन गर्म करेंगे, जैसे आंवले वगैरह को गर्म करेंगे, आपने कभी इस चीज़ को किया नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो पूर्वजों की जो चीज़ें बनाई हुई हैं, जो रूल्स पूर्वजों ने सेट किए हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई साइंस है, उसकी वजह से वो रूल सेट किया गया है, समझ गए। तो कभी भी आपने नींबू को गर्म करते नहीं देखा होगा, संतरे को गर्म करते हुए नहीं देखा होगा, छाछ को गर्म करते हुए नहीं देखा होगा, देन फिर अपना आंवले को गर्म करते हुए। हालांकि अब हम मुरब्बा बनाने लग गए हैं तो गर्म करने लग गए हैं, लेकिन जैसे ही अपन आंवले को गर्म कर लेते हैं उसके बाद उसका कोई सेंस ही नहीं बचता। इससे अच्छा है आप आंवले को सीधा कूट के उसमें गुड़ मिला लो। अगर चटनी बनानी है आपको तो उसको सीधा कूट के या मशीन में चाहे मिक्सी में पीस अपना चटनी टाइप की बना के और उसके बाद में उसमें गुड़ मिला लो, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बट मुरब्बा इतना बेटर ऑप्शन नहीं है। हालांकि उसमें मुरब्बे में बेनिफिट क्या होता है, मुरब्बे में जो फाइबर होता है ना, आंवले का फाइबर होता है, वो पूरा का पूरा काम में आ जाता है, क्योंकि आंवला हर टाइम तो मार्केट में प्रेजेंट नहीं रहता। तो उस वजह से क्या होता है, जूस तो हम हर टाइम नहीं पी सकते हैं, तो उस वजह से हम क्या करते हैं, मुरब्बा बना के रख देते हैं। तो एटलीस्ट विटामिन सी नहीं मिलेगा लेकिन फाइबर तो मिलेगा, उस पर्पज़ से मुरब्बे को बनाया गया है, समझ गए। फिर है कि इसका गर्म करेंगे, जैसे ही हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे ये उड़ जाता है। एक अपना जो विटामिन ये है बी में भी इसके कुछ कुछ टाइप्स हैं जो हाई टेम्परेचर पे गर्म करने पे उड़ जाते हैं, समझ गए। तो विटामिन बी का भी रिस्क रहता है हाई टेम्परेचर पे उड़ने का। फिर है, अगर अपन जो हाईली विटामिन सी वाले जो उत्पाद हैं उनको अगर हम काट के बाहर एयर में रख देंगे, हालांकि ये आयरन के साथ भी है, लेकिन ये चीज़ विटामिन सी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ भी है, क्योंकि विटामिन सी भी तो कहीं ना कहीं आयरन को फॉर्म करने में हेल्प करता है ना। तो उस वजह से जो विटामिन सी वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर अपन काट के रख देंगे बाहर, एनवायरनमेंट में काट के रख देंगे, तो अपना कलर चेंज कर लेगा। जो एनवायरनमेंट की जो ऑक्सीजन है उसके साथ में ये रिएक्शन करके और अपना कलर चेंज कर लेता है जो विटामिन सी है। जनरली जैसे सेब वगैरह हो गया, बैंगन वगैरह, जिनमें आयरन हाईली मात्रा में पाया जाता है, तो उनमें भी जनरली क्या होता है कि जैसे ही काट के रख दो वो कलर चेंज कर लेंगे एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन से क्रिया करके, समझ के। फिर है कि इसके कार्य, तो सबसे मोस्ट कॉमन अगर मैं सबसे फेवरेबल कार्य की बात करूं तो ये प्रेगनेंसी में आयरन की टैबलेट्स के साथ दिया जाता है। प्रेगनेंसी में जो आयरन की टैबलेट्स देते हैं उनके साथ में फोलिक एसिड और आयरन देते हैं, उनके साथ में आयरन का सोर्स, अपना विटामिन सी का सोर्स दिया जाता है। उनको बोला जाता है, प्रेग्नेंट वुमेन जो भी होती हैं उनको ये बोला जाता है कि आप जब आयरन की टैबलेट लेंगे तो वो या तो नींबू पानी के साथ लेंगे या मौसमी के जूस के साथ लेंगे, कोई ना कोई खट्टी चीज़ के साथ लेनी है। उसके पीछे जो लॉजिक है, उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि जब विटामिन आयरन की टैबलेट हम जब विटामिन सी के साथ लेते हैं तो विटामिन सी क्या करता है, फेरिक एसिड को फेरस में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि फेरिक एसिड डायरेक्टली, फेरिक जो लवण है वो डायरेक्टली तो अब्जॉर्ब होगा नहीं,
फेरिक लवण खुद से अब्जॉर्ब नहीं होगा, लेकिन जब हम जो टैबलेट फॉर्म में ले रहे हैं, जो भी आयरन की टैबलेट ले रहे हैं, उनमें तो वो फेरिक एसिड के फॉर्म में ही पाया जाता है। तो जैसे ही उस टैबलेट को हम विटामिन सी के साथ में लेते हैं तो वो फेरिक एसिड को फेरस में कन्वर्ट कर देता है, और जो फेरस वाला जो आयरन का फॉर्म है वो एब्जॉर्ब करने के पर्पज से काफ़ी बेटर है। समझ गए उसका रीजन कि हम विटामिन नींबू के पानी के साथ में या संतरे के जूस के साथ में विटामिन सी क्यों देते हैं, उसका ये रीजन है। फिर है कि दूसरा इसका जो काम है वो है कोलेजन का फॉर्मेशन करेगा। कोलेजन का फॉर्मेशन जैसे जैसे कोई चोट लग गई तो वहाँ पे क्या होगा, कोलेजन एक तरह का स्किन का जो होता है, स्किन के अंदर पाया जाता है और ये थक्का जमाने का काम करता है। तो जैसे ही कोई चोट लग गई और अगर वहाँ कोलेजन फॉर्मेशन हो गया तो हाथों हाथ थक्का बन जाएगा और फटाफट वो एक तरह से खून को बहने से रोकने लगेगा। समझ गए? तो कोलेजन का फॉर्मेशन करेगा। कोलेजन फॉर्मेशन करेगा तो एक तरह से स्किन में ग्लो भी आएगा, हमारी जो स्किन है वो ग्लोइंग करने लगेगी, और जो हमारी स्किन के नीचे के जो टिश्यूज़ हैं उनमें ग्रोथ आएगी। वो हमारी स्किन के जो नीचे के टिश्यूज़ हैं वो ग्रोथ करने लगेंगे। समझ गए? तो उस वजह से स्किन भी ग्लो करेगी, और जैसे काफ़ी सारे लोग कोलेजन ट्रीटमेंट भी करवाते हैं। समझ गए? तो वो स्किन का ही ट्रीटमेंट होता है जिसमें स्किन के नीचे के जो स्किन टिश्यू हैं उनको ग्रोथ दी जाती है, न्यूट्रिशन दिया जाता है। तो विटामिन सी भी एक तरह से वही काम करता है। जैसे विटामिन ई को अपन ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, वैसे विटामिन सी भी कहीं ना कहीं ब्यूटी को इन्हांस करने में हेल्प करता है। समझ गए बात को? फिर है जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें कोएंजाइम के रूप में हेल्प करता है। बहुत सारी हमारी बॉडी की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें एक कोएंजाइम के रूप में हेल्प करेगा। ठीक है। फिर है बोन्स फॉर्मेशन में भी काफ़ी अच्छा रोल होता है। हालांकि जिनकी हड्डियां कमज़ोर हो रखी होती हैं उनको खटाई के लिए थोड़ा मना किया जाता है, क्योंकि जो खटाई है, एक आंवले को छोड़ के जो बाकी खटाई होती है वो हमारा कैल्शियम क्षरण करती है, तो इस वजह से खटाई को मना करते हैं। तो आंवला खटाई हम तब भी ले सकते हैं, बाकी खटाई हम नहीं ले सकते। एंटीऑक्सीडेंट का हम जैसे पहले डिस्कस कर चुके थे कि एंटीऑक्सीडेंट तो स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट तो होता ही होता है। फिर है रक्त, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको हेल्दी रखने में, जाहिर सी बात है ब्लड का फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है तो ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखने में भी हेल्प करेगा। कोलेजन फॉर्म कर रहा है इसलिए घाव भरने में भी हेल्प करेगा। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में विटामिन ए भी इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, विटामिन ई भी इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, फिर विटामिन सी भी इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, डी भी बढ़ाता है। समझ गए? जिनमें सबसे स्ट्रॉन्ग अगर अपन माने तो विटामिन सी को ही मानते हैं इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में। अगर सबसे स्ट्रॉन्ग रोल अगर प्ले करता है तो वो अपना विटामिन सी करता है। विटामिन ई करता है बट इतना नहीं करता, और विटामिन ए भी करता है, लेकिन अगर सबसे स्ट्रॉन्ग अगर माने तो विटामिन सी करता है। तो इसीलिए जैसे अपना ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं या जो न्यूमोनिया रोग के पेशेंट्स होते हैं उनमें साथ में डॉक्टर विटामिन सी की टैबलेट्स ऐड करता है। जो ऑरेंज फ्लेवर में जो विटामिन सी की टैबलेट्स आती हैं, तो जब ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स होते हैं या जो न्यूमोनिया के पेशेंट्स होते हैं या जो मॉनिटर पे पेशेंट होते हैं, जो मॉनिटर पे रखे होते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो मास्क लगा के, तो उनको विटामिन सी की एक गोली दी जाती है जो चूसने के लिए बोला जाता है कि जीभ के ऊपर रखनी है, ताकि उसका जो टेस्ट है वो अंदर जाता रहेगा और गला साफ करता रहेगा। समझ गए? तो उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये इम्यूनिटी पावर को इन्हांस करता है, इसलिए वो विटामिन सी की टैबलेट देते हैं। ठीक है। तो हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स वाला टॉपिक आज हम कंप्लीट कर चुके हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम मिनरल्स वाला टॉपिक करेंगे। मिनरल्स में कौन कौन से हैं? कैल्शियम फॉस्फोरस है, आयरन है, जिंक है और पोटेशियम सल्फेट है। ऐसे मान लो कि एवरेज एक क्लास का टॉपिक और बाकी है, लमसम एक क्लास का टॉपिक बाकी होगा। बाकी हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एसेंशियल जो मिनरल्स हैं वो ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। तो न्यूट्रिशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। न्यूट्रिशन के जो टाइप्स थे उनमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो थे, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन और वाटर, ये हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के जो टॉपिक्स थे उनमें हम फैट सोल्यूबल पहले ही कंप्लीट कर चुके थे, वाटर सोल्यूबल हम कर रहे थे, और वाटर सोल्यूबल में हम आज वाटर सोल्यूबल विटामिन्स को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं।
उसकी अगर विटामिन सी की कमी की बात करूं, जैसे अपने कार्य तो डिस्कस कर लिए थे, अधिकता होगी तब तो जाहिर सी बात है कि जब अधिकता होगी विटामिन सी की तब तो ये पेशाब के साथ निकल जाएगा, यूरिन के साथ बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर कमी हो जाएगी तो स्कर्वी डिजीज जो मोस्ट कॉमनली होती है, एडल्ट्स में भी स्कर्वी होगा और जो बेबीज़ हैं, जो इन्फेंट्स हैं, उनमें भी स्कर्वी डिजीज होगी। समझ गए। फिर है कि बेबीज़ में सांस लेने में कठिनाई हो जाएगी, बच्चों को सांस नहीं आएगा, क्योंकि जब अपन पीछे बात कर रहे थे कि टीबी वाले पेशेंट को या न्यूमोनिया वाले पेशेंट को हम विटामिन सी साथ में देते हैं, इसीलिए देते हैं। तो विटामिन सी की जब कमी होती है तो बेबीज़ को सांस नहीं आएगा, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से, क्योंकि विटामिन सी आयरन बनने में हेल्प करता है, आयरन जब नहीं बनेगा तो हमारा शरीर नीला पड़ जाएगा, और कहीं ना कहीं जो ब्लड है वो ही ऑक्सीजन को साथ में अपने साथ लेके जाता है। अलग अलग जो टिश्यूज़ हैं, अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं, वहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो ब्लड के माध्यम से ही होती है। तो जैसे ही ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ब्लड कम हो जाएगा, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन भी नहीं पहुँचेगी, और जब ऑक्सीजन कम पहुँचेगी तो हमारा शरीर नीला पड़ जाएगा और शरीर में ऐंठन हो जाएगी। और एंड में जब बहुत ज़्यादा आयरन की कमी हो रखी है या प्रॉपरली ऑक्सीजन अगर बॉडी में नहीं पहुंच रही है तो एंड में बेबी की मौत भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा बचा हुआ था कि विटामिन सी की कमी से क्या होगा। तो कमी से जनरली अपना दोनों में ही स्कर्वी होगा, एडल्ट्स में भी स्कर्वी होगा और बेबीज़ में भी स्कर्वी होगा। और जो बेबीज़ में सीवियर लेवल पे जब निमोनिया पहुंच जाएगा तो पूरा शरीर नीला पड़ जाएगा, शरीर में ऐंठन हो जाएगी और बेबी को सांस आना बंद हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर अपन प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो उसके बाद में फिर बेबी की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कर लिए हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में एक मिनरल वाला टॉपिक बचा हुआ है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर है अब अपन क्या करेंगे, जो ये करंट अफेयर का जो टॉपिक है, जो राजस्थान में जो करंट में क्या चल रहा है, उस टॉपिक को लेके अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो एक पहले तो हमारी राजस्थान की एक गुड़िया थी जिसका नासा की विजिट के लिए सिलेक्शन हुआ था, जिसका नाम गौरांगी शर्मा था, है ना। एक गुड़िया और है जिसका अभी नासा की विजिट के लिए सिलेक्शन हुआ है, वो है एंजल कवरडाबी। ठीक है, नासा के लिए नहीं, सॉरी, इसरो के लिए, जो इसरो है। जैसे हालांकि इन्होंने जैसे अभी इसरो को बेच दिया है, अडानी को बेच दिया है, लेकिन उसकी विजिट के लिए एक गुड़िया का सिलेक्शन हुआ है जो अपना इसकी है, बाड़मेर की है, एंजल कवरडाबी करके बाड़मेर की गुड़िया है, जो 15 साल के लमसम होगी। तो इसकी एग्ज़ाम्स होती है, जैसे एग्ज़ाम्स होती है, उस एग्ज़ाम्स के बेस पे कुछ बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं और उनको विजिट करवाया जाता है। और जो भी साइंटिस्ट वहाँ काम कर रहे होते हैं उनके नीचे ये बच्चे साथ में काम कर रहे होते हैं, उनको सिखाया जाता है, इनको बताया जाता है कि भाई वहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं, इस तरह से बताया जाता है। तो उसके लिए पहले नासा में हुआ था, नासा के लिए एक राजस्थान की लड़की का सिलेक्शन हुआ था, वो थी गौरांगी शर्मा। और अभी एक और गुड़िया का सिलेक्शन हुआ है राजस्थान की, उसका नाम है एंजल कवरडाबी। ठीक है, ये चीज़ है। फिर हमारे जोधपुर की एक ग्राम पंचायत है, तिवरी ग्राम पंचायत, उसको 2 अंतर्राष्ट्रीय मानक एक साथ मिले हैं, जो ISO 9001 और ISO 14001 ऐसे करके 2 अंतर्राष्ट्रीय मानक एक साथ मिले हैं। हमारे राजस्थान की एक ग्राम पंचायत है, उसको 2 अंतर्राष्ट्रीय मानक एक साथ मिले हैं, और वो ग्राम पंचायत है कौन सी? तिवरी ग्राम पंचायत जोधपुर की। समझ गए। फिर है कि जैसे अभी हमारे राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं, जो नगर पालिका नगर निगम वाले चुनाव आएंगे, जिसकी वजह से अभी आचार संहिता लगी हुई है। तो उसकी डेट कौन कौन सी डिसाइड हुई है? तो एक तो 9 सितंबर डिसाइड हुई है, एक 11 सितंबर डिसाइड हुई है और 10 सितंबर डिसाइड हुई है। और 309 निकायों में ये चुनाव होंगे, और 9 और 10 सितंबर को ये चुनाव होंगे, और 14 को मतगणना होगी। ठीक है, 14 को उसकी मतगणना होगी, 309 निकायों में होगी। और अभी फ़िलहाल के लिए नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव होंगे। उसके बाद में फिर जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद में फिर पंचायत स्तर पे चुनाव होंगे।
ठीक है। फिर है उसी के रिगार्डिंग अगर अपन जैसे बात करें कि इनकी स्थापना कब कब हुई है, तो जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग है उसकी स्थापना हुई है 1999 में। फिर जो राजीविका है, जो बाढ़ राजीविका जो महिलाओं की रिगार्डिंग जो है, जिसमें महिलाओं को जॉब दी जाती है, महिलाओं को काम दिया जाता है, बाड़मेर की एक रुमा देवी है, वो इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। और हस्तशिल्प वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, बैग बनाना, हैंडीक्राफ्ट्स बनाना, इन सब चीज़ों में राजीविका करते हैं, वुमेंस की हेल्प करता है। और ये बना के, और ये जैसे मेले लगाते हैं ना, अलग अलग सिटी में मेले लगाते हैं, अमृता हाट मेला, ये महोत्सव वो महोत्सव, ऐसे करके और मेले लगा के, और जो वुमेंस के द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं उनको बिकवाने में हेल्प करती है। जो राजीविका है वो जो बनाई हुई है रुमा देवी, वो क्या करती है, वुमेंस के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो वुमेंस द्वारा बनाए जाते हैं, उन प्रोडक्ट्स को बिकवाने में हेल्प करती है। ठीक है, मेले लगा लगा के जगह जगह, जैसे अमृता हाट मेला, इस तरह से जगह जगह मेले लगा के, और राजीविका क्या करता है, अपने प्रोडक्ट्स बिकवाता है। तो इसकी स्थापना कब की थी रुमा देवी ने? 2010 में। ठीक है। फिर है ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उसकी स्थापना कब हुई है? 2011 में। फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन योजना, ये 2019 में आई है। फिर अपना जो राजस्थान का जो स्टार्टअप है उसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने के लिए या राष्ट्रीय स्तर पर सहायता और सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक MOU किया गया है, STPI के साथ में MOU किया है। जो राजस्थान का जो स्टार्टअप है उसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने के लिए और उनको सहायता दिलवाने के लिए, उनको सुविधाएं दिलवाने के लिए हमारे एक उस MOU हुआ है, हमारे उसके साथ में STPI के साथ MOU हुआ है। और कौन कौन सी सिटीज़ में ये MOU हुआ है? तो दिल्ली में, बॉम्बे में, हैदराबाद में और बेंगलुरु में, वहाँ पे MOU हुआ है। ठीक है। फिर है कि गेहूं और जौ की जो किस्में आई हैं, नई किस्में आई हैं, उनका आयोजन कहाँ किया गया है? गेहूं और जौ की जो नई किस्में लाने के लिए 3 दिवसीय 3 डेज का आयोजन किया गया है, अभी अगस्त के महीने में किया गया है। और वो किया कहाँ पे गया है? दुर्गापुरा, जयपुर में। अब जैसे अपन पर बात करें कि भाई जौ की किस्में कौन कौन सी हैं, तो उनमें जैसे RD 3088, RD 3089 और RD 3012 और RD 3109, ये जौ की किस्में होती हैं। जो गेहूं की किस्में होती हैं उनमें सोनालिका हो गया, कल्याण सोना हो गया, ये सारे गेहूं की किस्में हो गई। फिर है कि अपना दूसरा जो कृषि है, कृषि का जो दूसरा है वो जोबनेर में है, श्री कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय, ऐसे करके, जहाँ पे काफ़ी सारे वो होते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। तो जैसे एक तो फेमस है दुर्गापुरा वाला, जो जयपुर में दुर्गापुरा में जो है कृषि विश्वविद्यालय है, वो फेमस है एक तो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कृषि किस्में बनाई जाती हैं, नई नई गेहूं की किस्में या बाजरे की किस्में बनाई जाती हैं। दूसरा जो एक है जहाँ पे सबसे ज़्यादा किस्मों का निर्माण किया जाता है, वो है श्री कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय जोबनेर में, जहाँ कृषि विश्वविद्यालय है। और वहाँ पे जितनी भी कृषि की उपज हैं उनसे नई नई किस्में तैयार की जाती हैं। अब अपन गेहूं और जौ के बारे में ही अगर डिस्कस करें, तो गेहूं सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कहाँ पे उत्पादन होता है? तो हनुमानगढ़ और गंगानगर में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। और जो जौ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है वो गंगानगर और जयपुर में सबसे ज़्यादा जौ का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन जनरली काफ़ी बार आता है कि गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ में होता है और बाद में सेकंड नंबर पे गंगानगर है। और गेहूं का सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा एरिया में जहाँ गेहूं उगाया जाता है, तो वहाँ बात आएगी तो गंगानगर का नाम आएगा। ठीक है। फिर है कि हमारी जो अक्षय ऊर्जा है, जो हमारी टोटल जो राजस्थान की जो टोटल अक्षय ऊर्जा है, जैसे अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि राजस्थान सौर ऊर्जा में राजस्थान पहले स्थान पे है और अक्षय ऊर्जा में राजस्थान द्वितीय स्थान पे है। ये चीज़ अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब है कि जो टोटल जो ऊर्जा है
उसमें राजस्थान में जो टोटल स्थापित ऊर्जा है उसमें अक्षय ऊर्जा कितनी है टोटल, तो वो 50,000 मेगावाट है, जिसमें अकेला सौर वाला जो पोर्शन है वो अकेला 44,000 मेगावाट है। समझ गए बात को। अगर अपन भारत की टोटल कवर करें, भारत की अगर टोटल अपन एनर्जी का काउंट करें तो 40 से 45% सौर और पवन दोनों मिला के, राजस्थान की सौर और पवन दोनों मिला के भारत की 45% एनर्जी कवर करते हैं। समझ गए बात को कि अगर अपन इंडिया की टोटल एनर्जी अगर अपन काउंट करें, इंडिया की हमारी टोटल एनर्जी अगर काउंट करें तो सौर और पवन मिलके 45%, अकेला राजस्थान 45% कवर करता है जो टोटल एनर्जी है उसमें। और जो अक्षय ऊर्जा है उसमें राजस्थान द्वितीय स्थान पे है और सौर ऊर्जा में राजस्थान पहले स्थान पे है। दूसरा, अक्षय ऊर्जा से एनर्जी उत्पन्न कितनी होती है, तो 50,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा से राजस्थान में एनर्जी उत्पन्न होती है। और जिसमें अकेला जो सौर वाला अकेला है वो 44,135 मेगावाट अकेला सौर करता है। समझ गए, ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। सौर ऊर्जा वाला जो है एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन, जो सौर ऊर्जा वाला टॉपिक है इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले तो राजस्थान सौर ऊर्जा में प्रथम है और अक्षय ऊर्जा में राजस्थान द्वितीय है। दूसरी चीज़ कि जो इंडिया की टोटल एनर्जी है उसमें जो सौर और पवन है वो अकेले सौर और पवन राजस्थान के थ्रू अकेले सौर और पवन 45% कवर करते हैं। फिर है कि अक्षय ऊर्जा में राजस्थान कितनी एनर्जी उत्पादन कर पा रहा है, तो 50,000 मेगावाट राजस्थान अकेला एनर्जी उत्पादन कर पा रहा है। और जिसमें अगर अकेले सौर की बात करें तो अकेला सौर 44,135 मेगावाट यूनिट अकेला सौर उत्पन्न कर पाता है। ये टॉपिक टोटली कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी, जो 2026 में जो अक्षय ऊर्जा है इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी स्वस्थ ऊर्जा की न्याय संगत एवं निष्पक्ष दिशा। स्वस्थ ऊर्जा की न्याय संगत एवं निष्पक्ष दिशा, ठीक है, ये इसकी अक्षय ऊर्जा की थीम थी 2026 की। फिर है कि हमारे राजस्थान के 2 पुलिस अधिकारी हैं, उनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। हमारे जो 2 पुलिस अधिकारी हैं, हमारे राजस्थान के जो 2 पुलिस अधिकारी हैं उनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। तो उनमें कौन कौन से हैं, एक तो सुरेंद्र सिंह राणावत है और एक महेंद्र कुमार भगवत है, ठीक है। ये 2 पुलिस अधिकारी हैं जो 2026 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित हुए हैं। कौन कौन से 2 पुलिस अधिकारी हैं, एक तो सुरेंद्र सिंह राणावत और एक महेंद्र सिंह भगवत। ये दोनों जो हैं पुलिस अधिकारी, ये दोनों पुलिस अधिकारी जो हैं ये राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित हुए हैं। तो हमने कुछ करंट अफेयर अभी हमने कर लिया है और बाकी करंट अफेयर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर काफ़ी सारा बचा हुआ है। अपना कॉमनवेल्थ वाला सबसे मेन टॉपिक जो है वो तो कॉमनवेल्थ वाला ही बचा हुआ है, और जो दूसरी करंट अफेयर है वो भी बचा हुआ है। तो कोशिश रहेगी कि शाम को एक क्लास लेके और करंट अफेयर वाले को 15-20 मिनट की क्लास लेके और करंट अफेयर वाले को थोड़ा सा अलग से भी कवर करने की कोशिश रहेगी, कि करंट अफेयर वाले टॉपिक को थोड़ा 15-20 मिनट की छोटी सी क्लास लेके और उसको अलग से भी कवर कर दिया जाए। तो कोशिश तो है शाम को क्लास लेने की, बाकी अगर नहीं ले पाए तो जैसे डे की हम क्लास ले रहे हैं, 1-2 दिन छोड़ के हम क्लास ले रहे हैं, उसी में फिर कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।